नमस्कार दोस्तों, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं सुंदर बसवाल, सहायक आचार्य इतिहास कला संस्कृति विभाग। आज आप लोगों से चर्चा करूंगा आधुनिक विश्व के इतिहास के आज अध्याय नाजीवाद का उदय और हिटलर के उद्देश्य। जर्मनी में नाजीवाद का उदय कैसे हुआ और हिटलर का इसमें क्या योगदान था, इस विषय के सभी आयाम और पहलुओं पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आइए हम जानते हैं क्या था नाजीवाद जर्मनी में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि नाजीवाद या जिसे नात्सीवाद भी कहा जाता है, क्या है उसका अर्थ और सिद्धांत और महत्व। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एडोल्फ हिटलर के बारे में, जिसका योगदान नाजीवाद के उदय के रूप में सबसे ज़्यादा योगदान रखता है। एडोल्फ हिटलर का एक दूसरा नाम, उसे फ्यूरर भी कहा जाता है। फ्यूरर का मतलब है लीडर ऑफ द लीडर्स। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889। हिटलर का जन्म स्थान ब्रानो, ऑस्ट्रिया। हिटलर ने नाजीवादी की पार्टी की स्थापना की थी और हिटलर के पिता और हिटलर एक पेंटर का कार्य करते थे। 1918 में जर्मनी म्यूरिख में जो समाचार पत्र निरीक्षण के अधिकारी पद रूप में काम किया। 1919 में जर्मन वर्क्स पार्टी की मीटिंग की जांच सेना में से त्यागपत्र दिया और पार्टी के 7वें सदस्य के रूप में शामिल। पार्टी का नाम बदलकर नाजी पार्टी रखा और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। नाजी क्रांति या नाजीवाद के उदय के कारणों से को समझने से पहले हम 2-3 मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि एडोल्फ हिटलर के उदय के क्या कारण थे। प्रथम महायुद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी के राजवंश का अंत हो गया और इसके स्थान पर फ्रेडरिक एबर्ट के नेतृत्व में एक प्रजातांत्रिक सरकार की स्थापना है, जिसे वाइमर गणतंत्र भी कहा जाता है। इसी वाइमर गणतंत्र ने जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो संधियां हुई, उसमें इस एबर्ट जो इसका राष्ट्रपति था और जो सिडमैन चांसलर था, इन लोगों ने मित्र राष्ट्रों के साथ में संधि की और जिस संधि वर्साई की संधि जिसे कहा जाता है, जिससे जर्मनी के लिए शर्मनाक प्रावधान किया गए, उस संधि में इस वाइमर गणतंत्र ने अपनी भूमिका निभाई और इस वाइमर गणतंत्र की पूरी जर्मनी में आलोचना हुई। इसके साथ ही जर्मनी में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। वाइमर प्रजातंत्र को प्रारंभ से ही आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा। युद्ध काल में जर्मनी की आर्थिक स्थिति अस्त व्यस्त हो चुकी थी और वर्साई की संधि के कारण जर्मनी को भारी आर्थिक क्षति हुई थी। इस तरह जर्मनी की शोचनीय आर्थिक स्थिति थी और 2 वर्ष तक जर्मनी की हालत बड़ी खराब रही। इस तरह जर्मनी में जो प्रजातांत्रिक वाइमर गणतंत्र था, उसकी विदेश नीति भी कमजोर विदेश नीति रही और इस तरह नाजी दल की प्रगति हुई। इस नाजी दल की प्रगति के 2 प्रमुख कारण रहे। एक तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि और दूसरा आर्थिक संकट। इसी के साथ में ही अब हम एडोल्फ हिटलर के बारे में जानते हैं। एडोल्फ हिटलर नाजी दल, जिसका मूल नाम था राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन मजदूर दल, इसका संस्थापक एडोल्फ हिटलर था। और ये एडोल्फ हिटलर कौन से वो कारण थे जिनके कारण एडोल्फ हिटलर का उदय हुआ, उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये जर्मनी का आप मानचित्र देख रहे हैं कि किस तरह अब हमारे सामने आता है हिटलर का राइज, उदय कैसे हुआ हिटलर का, किस तरह उसने इस दल ने, नाजी दल ने जर्मनी के अंदर इसका उदय हुआ। सबसे पहला एक कारण जो सामने आता है वह है हिटलर का व्यक्तित्व। हिटलर के व्यक्तित्व के कारण, उसके आकर्षण के कारण वह असाधारण प्रतिभा का धनी था। उसमें सभी गुण विद्यमान थे। मजा हुआ राजनीतिक था, एक प्रतिभावान महान वक्ता और वीर सैनिक था। इन सभी गुणों से प्रभावित होने के कारण जनता उसकी तरफ आकर्षित होने लगी। और दूसरा जो कारण था वो थी वर्साई की संधि। इस वर्साई की संधि की धारा 213 के अनुसार जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध का उत्तरदायी राष्ट्र ठहराया गया था। युद्ध शुरू करने का काम जर्मनी ने किया था। जर्मनी ने पूरी दुनिया की इतनी बड़ी जनता को की हत्या या जिसके उनके मरने में जर्मनी का योगदान बताया गया। इस तरह जर्मनी के पर जो कलंकित आरोप लगाया गया, वो उसको भुनाने का काम भी हिटलर ने किया। और इस दौरान
1929 से 33 जो विश्व आर्थिक मंदी थी उसने भी जर्मनी की कमर तोड़ दी। और तीसरा कारण जर्मनी की जातीय उत्कृष्टता का प्रचार, यहूदियों की हत्या और जर्मन जाति को, जर्मन आर्य जाति को शुद्धता की बात कह करके, और पूरी तरह से जनता ने उसे अपना फ्यूरर मान लिया। प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था और वाइमर गणतंत्र की असफलता ने भी हिटलर के उदय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साम्यवाद का भय और मनोवैज्ञानिक कारण, जिस समय जनता की स्थिति ऐसी थी कि जनता की कर्तव्य विमूढ़ थी और वो सोच रही थी कोई ऐसा एक प्रोफेट या ऐसा कोई पैगंबर आएगा जो जनता को इन सब समस्याओं का निदान करेगा। इसलिए जनता को वो पैगंबर हिटलर के रूप में दिखा और जनता ने हिटलर को अपना फ्यूरर मान करके उसकी सभी आदेशों को मानने लगी। नाजी दल का कार्यक्रम बहुत ही आकर्षक था। वो जनता को ऐसा लगता था कि सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा, उनकी संपत्ति की सुरक्षा हो जाएगी, साम्यवादियों का दमन हो जाएगा, शोषण मुक्त समाज बनेगा, उपभोक्ताओं को हर तरीके से शोषण से बचाया जाएगा, उनको लाभ होगा, छोटे व्यापारियों का और मुनाफाखोरी से बचाया जाएगा। इस तरह हिटलर ने जो अपना कार्यक्रम दिया वो बड़े काबिल तारीफ था। अब हिटलर की गृहनीति के अंतर्गत उसने विरोधियों का सफाया किया, यहूदियों को नष्ट किया, नई श्रमिक नीति बनाई, आर्थिक उत्थान किया। इसी के साथ ही उसने एक धार्मिक नीति का भी पालन किया, धार्मिक नीति बनाई। साथ ही हिटलर की विदेश नीति ने हिटलर को हिट कर दिया और पूरे जर्मन यूरोपीय क्षेत्र में जर्मनी की धाक जमती चली गई हिटलर के नेतृत्व में, और राष्ट्र संघ से अलग हो गया हिटलर। अपनी विदेश नीति के अंतर्गत पोलैंड के साथ समझौता कर लिया, ऑस्ट्रिया को हड़पने का प्रयास किया और सशक्तिकरण शुरू कर दिया। राष्ट्र संघ की धारा के अंतर्गत सशक्तिकरण पर प्रतिबंध था और एंग्लो जर्मन नौसेना समझौता कर लिया। राइन प्रदेश का सैन्यकरण कर दिया, जो संधि की धाराओं के अनुसार वहां विसैन्यकरण किया गया था। रोमन बर्लिन धुरी बन चुकी थी, बर्लिन टोक्यो धुरी बन चुकी थी और ऑस्ट्रिया को हड़प लिया गया। इस तरह चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया गया और इस तरह हिटलर ने म्यूनिख समझौता कर करके और अपनी मांगे रख करके पूरे यूरोप के अंदर अपनी धाक जमा दी और सोवियत रूस के साथ संधि कर ली। इस तरह द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बो दिए। इस तरह नाजीवाद ने जर्मनी के अंदर प्रथम विश्व युद्ध के बाद और द्वितीय विश्व युद्ध से पहले हिटलर का जर्मनी में महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस पर हम लोगों ने बड़ी वो चर्चा की है कि किस तरह हिटलर ने अपनी योग्यता के बल पर पूरे जर्मनी के अंदर जर्मनी को संगठित किया और जर्मनी की जो समस्याएं थी उन समस्याओं का निदान किया। धन्यवाद।